प्राचार्य हर्ष आदर्श स्कूल रामेर जी, जो है प्रवीण मोहता जी, अली साहब और प्यारे मेरे समाज के लोग, राष्ट्र निर्माताओं, मैं सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूँ। और हमारा जो कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज मेरा इसके ऊपर एक लेक्चर जो है आपके कार्यक्रम में रखा गया है। विषय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी की खोज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेता लगते ही हमारे समाज में एक राजनीतिक की छवि उभरती है, लेकिन जो है इनके साथ जो नेता शब्द लगा है वो राजनीतिक की छवि के कारण ही लगा है, अपितु इनके द्वारा दिए गए बलिदान, इनकी संघर्ष गौरव गाथा के कारण लगा है। प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 से उड़ीसा के कटक में हुआ था। वही उड़ीसा जो आज जो है भूखमरी के मामले में इंडिया के अंदर नीचे के 5 जो स्टेट हैं हमारे, उनके अंदर इनकी माता प्रभावती और पिता जो है जानकी दास बोस। बेटा साइंस पर लगा है, इसको ज्यादा इंपोर्टेंट सुनिए। जानकी दास बोस एक मान्यता है वकील के उसमें। सुभाष चंद्र की शिक्षा जो है वो एक बेहतर माहौल में हुई। उन शिक्षा ग्रहण की। इनकी मां का एक धार्मिक प्रवृत्ति से अभिप्राय होता है अच्छे विचारों का। धर्म जीवन को सुगम बनाने का एक मार्ग है, जिसके अंदर धार्मिक कट्टरता नाम की कोई चीज ना हो, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, इन शब्दों के लिए जगह ना होकर धर्म मानवता के लिए हो, ऐसे विचार इनकी मां प्रभावती जी के थे। घर का जो है माहौल बिल्कुल एक धार्मिक और उसमें वैचारिक था। वैचारिक होता तार्किक, जहां तरक्की पर ध्यानता हो। तो इनके पिता और माता का जो एक माहौल मिला परिवार का, उस माहौल के कारण जो है शिक्षा जो है उच्च शिक्षा ग्रहण की। एक वाक्य भी आता है कि गलत व्यवहार अपने जो है अंग्रेज टीचर का भारतीयों के प्रति, उसके लिए उन्हें खड़ी कोटी सुनाना। भारतीय ICS की परीक्षा पास की 1920 के अंदर, भारतीय जनपद सेवा बोर्ड। आज की अगर मैं बात करूं IAS अधिकारी, अपने यहाँ DC जो है SDM DC और SP, एक अधिकारी का जो एक लेवल है, जिस लेवल के अधिकारी है आज भारतीय सिविल सर्विस बोल देते हैं उसको, उसमें भारतीय जनपद सेवा बोला करते हैं उसको। इंग्लैंड में परीक्षा हुई और परीक्षा के अंदर 4था रैंक हासिल किया। उन्हीं दिनों भारत के अंदर महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में एक मूवमेंट था, और जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारत में एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन आके लेके आए थे महात्मा गांधी और कांग्रेस जो है, क्योंकि 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया, उसके बाद अनेक घटनाक्रम चेंज हुए। अनेक घटनाक्रम चेंज हुए और भारतीय लोगों ने जो अंग्रेजों की सहायता की थी, उसकी बजाय भारतीयों को मिले थे यहाँ काले कानून। भारतीयों को काले कानून मिले, रोलैक्ट एक्ट मिला। भारतीयों को जो है बगैर उनको
ये बताए कि आपका जो है कसूर क्या है, बगैर ये बताए कि आपने जो है कितने समय के लिए जेल में डाला जाएगा, किसी वकील से मिलने की कोई अथॉरिटी नहीं। इस प्रकार के कानून जो लादे गए उसके कारण भारत का माहौल चेंजिंग हुआ। 1919 की घटना को तो आप भूल ही नहीं सकते। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो है एक एजेंडा बनाया गया। उस एजेंडे के अंदर थी कि विद्यार्थी जो है सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दें, अधिकारी कर्मचारी नौकरियां छोड़ दें, वकील ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार कर दें। राष्ट्रहित में सुभाष चंद्र बोस अपनी जो है एक ठाट बाट की नौकरी, मानते होगे आईएएस की नौकरी को आप ठाट बाट की मानते हो या नहीं मानते? एक तो है ना, हम यहाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं लेक्चर देने नहीं आया, मैं केवल आपसे जो एक संवाद करने आया हूँ, ताकि आप मानते हो कि आईएएस की नौकरी जो है वो ठाट बाट की है, सम्मान की नौकरी है ना। तो इतनी अच्छी नौकरी को किसके लिए छोड़ देना? राष्ट्र के लिए छोड़ देना। और पहली बार असहयोग आंदोलन में जिस व्यक्ति को चेयर पे बैठना चाहिए था उससे पहले वो व्यक्ति जेल के अंदर 6 महीने की कैद काट रहा है। इस समय महात्मा गांधी का रुतबा जो है कांग्रेस के अंदर सर्वोच्च के ऊपर था, नंबर 1 था। कोई भी व्यक्ति जो है उनकी बातों का विरोध नहीं करता था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना घटती है, जिसके तहत जो है चोरा चोरी नामक स्थान के ऊपर एक भीड़ जो है थाने को आग लगा देती है। महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तुरंत प्रभाव से। पहला व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस था जिसने महात्मा गांधी की इस नीति का विरोध किया था। कांग्रेस के अंदर कोई भी व्यक्ति बोलने वाला नहीं था। इससे हम ये अभिप्राय लगाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर वो मादा था, वो तार्किक बुद्धि थी। नहीं तो आपको दिखाई देता है जब भी राष्ट्रहित की बात आती है, ये राजनीतिक पार्टी, आज कोई भी पार्टी देख लो, मुंह से जाती है, चाहे कौन सी पार्टी हो, जो भी पार्टी केंद्र में होगी, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे स्टेट की बात करें, चाहे जो हम केंद्र सरकार की बात करें, विपक्ष में है तो सब कुछ बोल देंगे और पक्ष में होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस नीति का विरोध किया। धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रीय पटल के ऊपर छाने लगे थे। 1929 के अंदर कांग्रेस ने पहली बार, इससे पहले नारा था स्वराज्य कि अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत जो है हमें स्वराज्य देना है, लेकिन यहां सुभाष चंद्र बोस एक समाजवादी विचारधारा के तहत उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, ग्रुप जो युवाओं का एक ग्रुप था, समाजवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, दोनों में फर्क है। समाजवाद से अभिप्राय है कि पूरा का पूरा समाज जो है उसका एक भाईचारा हो, उसी के तहत जो सभी को देखकर जो कार्य किए जाए, संसाधनों का बंटवारा जो है समाज के हिसाब से हो। पूंजीवाद में व्यक्तिवाद होता है, ज्यादा से ज्यादा धन कमा जाए व्यक्ति के लिए और जो बाकी समाज का जो शोषण किया जाए, ये विचार है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इस ग्रुप के प्रभाव के कारण पहली बार कांग्रेस को 1929 में एक नारा देना पड़ा और लिख दिया गया स्पष्ट कि भारत को अब जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और 1930 में जो भारत का जो पहली बार जो है राष्ट्रीय ध्वज लहराया लाहौर में। धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय आंदोलन आगे जा रहा था। 1930 से 34 तक जो है फिर जो है महात्मा गांधी के सभी ने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ही नाम याद आता है लेकिन ये कांग्रेस का मूवमेंट था।
एक आंदोलन फिर चला, यहां भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्हीं के बाद 1937 के चुनाव होते हैं और सुभाष चंद्र बोस हरियाणा में जाते हैं। हरियाणा के जो रोहतक का जिक्र आता है, हिसार का जिक्र आता है, और काफी एरिया के अंदर सुभाष चंद्र बोस जो है प्रचार प्रसार के लिए घूमे थे। 1938 जहां से सुभाष चंद्र बोस की एक नई विचारधारा जन्म लेती है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का चुनाव होता है। 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस दोबारा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं। यहीं से राजनेताओं के जो है ओबामा में अपना हरियाणा में क्या है, घोड़ी लगती है, घोड़ी स्टार्ट हो गई लोगों को। महात्मा गांधी ने एक बात कही, क्योंकि यहां जो है एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस स्थापित हो चुके थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर जब इन्होंने नॉमिनेशन दोबारा फाइल किया, दोबारा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जो किया, इसी दौरान महात्मा गांधी ने पट्टा भाई सीतारामैया को उतार दिया और एक बात कही थी कि अगर ये पट्टा भाई सीतारामैया पराजित हो गया, इसका मतलब यह हार मेरी है। कई बार आपने गांव में सरपंच के इलेक्शन सुना होगा कि फलाना आदमी उठा दिया, और वो भैया हार जो मोहल्ले वाले उठ जाते हैं हमारे। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ वहां, और महात्मा गांधी जो है के लाख विरोध, उनके पूरे ग्रुप के लाख विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में फिर भी नहीं रहे। इससे क्या अभिप्राय है? अभिप्राय क्या है इससे? एक आदमी का विरोध कर दिया, किसने कर दिया? जिसके नाम से कांग्रेस चलती थी, जिसके नाम से कहते देश चलता है। इसका मतलब आप लगाओगे क्या? इसका मतलब हम यही लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जनमानस जो था, पूरा का पूरा इंडिया जो था, उसके अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी, उसकी उनकी विचारधारा से लोग अत्यधिक प्रभावित थे। और मैं आपको एक छोटी बात और बता देता हूं, उसमें डेलीगेट जाते थे। आज भी आपको देखा होगा कि चुनाव होते हैं, उनमें डेलीगेट जाते हैं, और जब चुनाव होता है, आप मेंबर का चुनाव करते हो, सरपंच का चुनाव करते हो, वोटिंग सिस्टम से करते हो। इसी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के काफी मले जो वोटों से भी होते हैं। तो वहां अपने हरियाणा से जो गए थे, हरियाणा से जाने वाले ज्यादातर लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में मतदान किया। ये जो है रलहैन जी की बुक है, उस पूरे के पूरे स्पष्ट आंकड़े दिए गए, कौन कौन व्यक्ति गए थे, और जो है किस श्री राम शर्मा के नाम से के ऊपर बुक गई, उनके द्वारा अखबारों के अंदर, उस समय के अखबारों उनकी जीवनी के आधार पर ये सारी बातें जो है उसके अंदर स्पष्ट हुई। अब एक और दिक्कत आ गई, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम यह आई कि सुभाष चंद्र बोस को कार्य ही नहीं करने दिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस को कार्य नहीं करने दिया गया, उनका बार बार विरोध हुआ महात्मा गांधी के ग्रुप के द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। आपने कई बार देखा होगा, विधानसभा में देखा होगा, लोकसभा के अधिवेशन देखे होंगे, थोड़े थोड़े दिखाई देते कभी, उनके अंदर क्या होता है? हू हल्ला बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार का हू हल्ला जो है इनके अधिवेशन के अंदर बार बार होने लगा। इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में त्याग पत्र दे दिया और मई के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, अलग दल बना दिया। इन्हीं दौरान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, ये विश्व इतिहास का
सबसे खतरनाक युद्ध था। 39 से लेकर 45 तक चला युद्ध। इस युद्ध में भारत को भी शामिल कर लिया गया। क्यों? क्योंकि भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेश था। दो ग्रुप थे, एक था मित्र राष्ट्र ग्रुप और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र ग्रुप। मित्र राष्ट्र ग्रुप में मेन थे इंग्लैंड, फ्रांस, बाद में जो है रशिया, रूस, अमेरिका, ये पूरा का पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया था। लगभग जो है 27 देश तक शामिल हो चुके थे। बाद में धीरे धीरे से बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली, इन 3 राष्ट्रों का एक, जिसे हम ध्रुवीय राष्ट्र बोलते हैं, एक ग्रुप था। भारत में जो है भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया। इसे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया तो भारत में हलचल ही पैदा हो गई। कांग्रेस ने एक बात कही कि हम जो है भारत से कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देगा, सेना में भर्ती नहीं होंगे, कोई किसी प्रकार चंदा नहीं देगा, कोई जो है वो नहीं देगा, किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। लेकिन एक बड़े अजीब बात है, कांग्रेस के विरोध के बावजूद भारत से जो है लाखों सैनिक दूसरे विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुए। और इसमें भी 2 आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर पड़ता आजकल रावलपिंडी, नाम सुना होगा? रावलपिंडी से सेना में भेजने वाले के मामले में नंबर 2 पे रहा था। और नंबर 2 के ऊपर जो है रोहतक, सोनीपत, झज्जर इकट्ठा हुआ करता था। नंबर 2 पे जो वहां से अगर ये सैनिक भारत से नहीं जाते तो आजाद हिंद फौज नहीं बनती। ये बात मैंने रखी है। आजाद हिंद फौज नहीं बनती तो वास्तव में जो है मैं कहता हूं देश को आजादी मिली बहुत मुश्किल थी। एक क्वेश्चन आता है कि आजाद हिंद फौज तो सर उससे पहले 45 में समाप्त हो चुकी थी, आजादी 47 में मिली। एक बड़ा घटनाक्रम घटा था, बहुत बड़ा घटनाक्रम, जिसके ऊपर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। जब आजाद हिंद फौज पराजित हो गई, उस पर मुकदमा चलाया गया, तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद जो दब चुका था वो राष्ट्रवाद दोबारा से खड़ा। ये मेरी बात है। सुभाष चंद्र बोस जब भारत में जो है एक वातावरण चेंज हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, तो उस दौरान सरकार नहीं चाहती थी कि राष्ट्रीय जो लीडर है उनको खुला छोड़ दिया, खासकर जिनकी विचारधारा क्रांतिकारी हो। सुभाष चंद्र बोस अहिंसात्मक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते थे। और वो किसमें रखते थे? उनका विश्वास था कि जो है जनमानस को इकट्ठा करके क्रांति का रूप दिया है। अगर एक साइड विश्व युद्ध चल रहा है और दूसरी साइड भारत में क्रांति हो जाए, क्या होगा? अंग्रेजों के लिए खतरा हो जाएगा। अंग्रेज करेंगे क्या? अंग्रेजी साम्राज्य की धुरी के रूप में इंडिया रहा है हमेशा। आज भी विश्व के अंदर अगर भारत की पहचान है, उसके लिए इसका जो है इसका एक माहौल, इंडिया एक तो इसका क्षेत्रफल, दूसरा एक मंडी, भारत एक मंडी के रूप में रहा है। यहाँ की धन धान्य, यहाँ का पैसा, यहाँ कच्चे माल की मंडी के रूप में आज भी, और तैयार माल को खपत करने के मामले में उस समय भी जो है टॉप पे था, आज भी टॉप पे ही। सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया गया, पहले जेल में डाला गया, भूख हड़ताल प्रारंभ हुई। भूख हड़ताल प्रारंभ होने के बाद उनको अपने घर में नजरबंद कर दिया गया। अब कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस पठान के भेष में निकलते। शिशिर कुमार बोस का जिक्र आता है, खासकर जो इनके भतीजे थे
उनके सहयोग से कलकत्ता से अपना बीच का रास्ता कवर करते हुए पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, काबुल कंधार होते हुए रूस के मार्ग से, क्योंकि रूस ने उस समय तक सिस्टम नहीं था उसका, और वो पहुंचे जर्मनी। जब जर्मनी पहुंचे तो हिटलर से मुलाकात हुई। अब एक टॉपिक का क्लियर आता है, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा स्पष्ट थी कि वो फांसीवाद, तानाशाही, औपनिवेशवाद इनके खिलाफ थी। तो उन्होंने जो है फांसीवाद से ही हाथ को मिलाया, नाजीवाद से हाथ को मिलाया, क्योंकि हिटलर उस समय पूरे के पूरे क्षेत्र को जीतता आ रहा था। दूसरी तरफ जो है हिटलर या जर्मनी और इंग्लैंड में शत्रुताती युद्ध चल रहा था। उनके सहयोग से मित्र का मित्र और दुश्मन का दुश्मन। तो हिटलर जो है, हिटलर को अपन दुश्मन थे, तो हिटलर से जाके हाथ मिलाया और वहां पहली बार एक सिस्टम क्रिएट हुआ। वहां 3000 व्यक्तियों की एक लीग बनाएगी। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो नहीं की गई, अभी तो एक इंडियन लीग बनाएगी। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इस बारे में। आपने नाम सुना होगा हमेशा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? हालांकि लेक्चर के बीच में, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा संवाद है। सुभाष चंद्र बोस। और कोई? आजाद हिंद फौज की हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस या फिर और भी कोई था? उनके पिताजी। और कोई? मैं बताता हूँ आपको। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी का जिक्र आता है। सुभाष चंद्र बोस थे जर्मनी के अंदर, यहां एशिया महाद्वीप के अंदर, जापान के अंदर चले गए थे। 1914 में घटनाक्रम घटा था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग उसमें जो वायसराय थे यहाँ, उनके ऊपर बम फेंका गया था। जब उनके ऊपर बम फेंका गया तो रास बिहारी बोस का जिक्र किया गया, नाम भी आया था। और आपको एक बात और बताऊं, वो जो बम बनाया गया था वो अपने रूप से बनाया गया। हरियाणा की पृष्ठभूमि जो है, राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की पृष्ठभूमि बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। हरियाणा के वीर योद्धा हर समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन में उन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यहां से जापान चले गए और जापान में वहां एक लड़की से विवाह करके वहां की नागरिकता ले ली। लेकिन राष्ट्र के लिए जो समर्पण भाव होता है वो समर्पण भाव रास बिहारी बोस के अंदर था। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोग कल को कहीं किसी विदेश में चले जाते हो, गए भी होंगे जानकारी कोई, क्या हम जाके अपने देश को भूल जाते हैं? हम चले गए, आपकी बेंगलोर के अंदर नौकरी लगी, मुंबई में नौकरी लगी, चेन्नई, भूल जाओगे अपने गांव को? बताओ भाई, नहीं भूलते। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक योद्धाओं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक घटना घटती है, सिंगापुर विद्रोह। तो विद्रोह का नाम लिया मैंने। सिंगापुर की घटना दो बातों में बड़ी कामयाब है। एक 1915 के अंदर, 15 फरवरी 1915 सिंगापुर विद्रोह था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था। 205 भारतीय सैनिकों ने, अब मैं सारी बोल 205 के अंदर से तकरीबन हमारे हरियाणा के 205 जो थे उनमें से तकरीबन हरियाणा के थे। 41 व्यक्ति को गोली मारी गई थी और 3 को फांसी पर, बाकी को किसी को 20 साल की, किसी को 25 साल की, किसी को 15 साल की सजा दी गई। और जिनको गोली मारी गई थी उसमें से और फांसी दी 44 में थे हमारे जो है 42 व्यक्ति अपने हरियाणा से थे।
अब सिंगापुर का एक ईयर फिर आ गया 1942। यहां जो है सिंगापुर के अंदर जापान के सैन्य ने भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया। तादाद थी लगभग 40 से 50,000। कैप्टन मोहन सिंह इसके मुखिया थे। कैप्टन मोहन सिंह से कांटेक्ट किया गया, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा और कुछ और वहां के जो लीडर थे उनके द्वारा। उन्हें बार बार प्रोत्साहित किया गया कि या तो जापान के हाथे मारे जाओगे आप लोग, या आप जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी आहुति दे सकते हो। मर गए तो शहीद कहलाओगे और जीत गए तो देश स्वतंत्र हो जाएगा। एक लंबी वार्ता चली और जो है कैप्टन मोहन सिंह मान गए। उनके प्रभाव के कारण ही जो सेना पकड़ी गई थी उस सेना को कन्वर्ट कर दिया गया आजाद हिंद फौज में। सुभाष चंद्र बोस का नाम था। उनके बारे में जो है तकरीबन भारत ही नहीं अभी तो विश्व में जो उनकी पहचान हो चुकी थी। हिटलर के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने वहां ब्रिटेन को चुनौती दी थी और भारतीयों का आह्वान किया था। तो सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया और सुभाष चंद्र बोस 1943 में हमारे जो है जापान को जाते हैं। अब मैंने हमारे को कहा क्योंकि उस टाइम तो भैया सुभाष चंद्र बोस और जापान हमारा ही था। इस देश के लिए जो है एक फौज खड़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने हमारे शब्द यूज किया। इसी दौरान एक और बात आती है, सुभाष चंद्र को बुलाकर सुभाष चंद्र बोस को एक काम और दे दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च अधिकारी 1943 में घोषित कर दिया। इसी के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने शहीद और स्वराज का जिक्र करता है। ये मैं नोट करके लाता आपको बताता हूं कि अंडमान निकोबार आज भारत का अंग है भाई। उस समय जापान ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। 1943 के अंदर जापान अधिकार कर चुका था। जापान ने ये द्वीप किसको दे दी? आजाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस को दे दी। जब सुभाष चंद्र बोस के साथ ही द्वीप मिल गए तो उन्होंने अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज शब्द दिया। ये कई बार आपके कंपटीशन पूछे जाते हैं, जब आप कंपटीशन तैयारी करते हो तो वहां पूछे जाते हैं। यहीं से राष्ट्र ध्वज लहरा दिया गया पहली बार और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। 1943 में घटना घट हुई, इससे पहले भारत में 8 अगस्त को नौ किया जाता है। आधी रात की बात थी, 8 या 9 में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हो चुका था प्रारंभ। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। तो दो बातें आ रही। भारत के अंदर एक मूवमेंट चल चुका है, अंग्रेज उसे दबाने में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज का अटैक कर दिया जाएगा। जापान का सहयोग, जापान के अस्त्र शस्त्र रसद, तो भारत के ऊपर 2 आक्रमण होते हैं। सारे आक्रमण जितने भी हुए आज तक के सारे आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमा से होते हैं। ये पंजाब का एरिया, राजस्थान का एरिया, यही एरिया से लेता। कौन सा अटैक ले, चाहे आप जो है खून आक्रमण ले लो, चाहे कुषाण आए हो, चाहे आपके यहाँ आर्य आए हो, चाहे आपके यहाँ जो है मंगोल आए हो, तुर्क आए हो, मुगल आए हो, सारे के सारे से आए हो। एक तो चाइना का अटैक है थोड़ा उस साइड का एरिया, और दूसरा जो आजाद हिंद फौज का। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मोदक नामक स्थान है, मोदक। मेजर सूरजमल अपने झज्जर जिले से थे। मेजर सूरजमल अपने झज्जर जिले से थे
आजाद हिंद फौज के द्वारा जो पहला जो स्थान स्वतंत्र कराया गया वो मोदी था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और जय हिंद। जय हिंद का नारा एक पूरे भारतवर्ष को संबोधित करता था। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी भारतीय जातियों के लोग एक भारतवर्ष है। अगर हम मिलजुल कर लड़ेंगे तो क्या होगा, देश को स्वतंत्र करा पाएंगे। उनके ओजस्वी भाषण जो थे, उन भाषणों का ही रिजल्ट था कि युवा जो है उनके साथ होंगे। जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया तो कहते हैं कि महिलाएं भी पीछे नहीं हटी, तन मन धन से सहयोग किया। 1000 सैनिकों की महिला बटालियन बनाई गई जिसका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। अब लक्ष्मीबाई ब्रिगेड क्योंकि लक्ष्मीबाई को भारतवर्ष की हर महिला जानती होगी। आज भी आप तो सब जानते हो ना, नहीं जानते? आवाज से नहीं है भाई, पक्का? तो लक्ष्मीबाई और कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन इस ब्रिगेड की मुखिया बनाई। 1000 महिलाएं इसके अंदर शामिल थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसे सेना में बंदूक उठा के जो सहयोग किया। कई ब्रिगेड बनाई गई, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उस समय के जो मेन व्यक्ति थे, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष का स्वयं का नाम था, महात्मा गांधी, नेहरू, लक्ष्मीबाई, इन ब्रिगेडों का नाम दिया गया। इन ब्रिगेडों के नाम देने से एक राष्ट्रीय आंदोलन को इकट्ठा करना था। जब भारतीय बेटा बोर हो गया क्या? अब नाम लिख रहे हैं, नाम लिखो, बोलो ना। अगर अंग्रेज हो गए ना, फिर मैं टॉपिक को 2-1 मिनट में खत्म कर दूंगा। जब आप लोगों को बोर होने लग जाओ तो मेरे को बता दें। अब 50,000 के लगभग एक सेना मोदी नामक स्थान को स्वतंत्र करा लेते हैं। वर्णन करते इतिहासकार कहते जब भारतीय सेना यहाँ आई ना तो जिस प्रकार हम रेत में गुलाटी मारते हैं, खुशी से धरती को चूमते हैं, तो इस प्रकार से भारतीय सेना ने अपनी धरती को चूमा, नतमस्तक हुए और नारा एक ही था, दिल्ली चलो। सेना आगे बढ़ती गई। इसी दौरान कुछ और घटनाक्रम घटा। उस समय तक रूस युद्ध में शामिल हो चुका था। उसी समय तक अमेरिका में 42 में शामिल हो चुका था। जर्मनी की धीरे धीरे पराजय होने लगी। जर्मनी क्योंकि 3 देश प्रमुख थे, इटली, जर्मनी, जापान, तीनों का एक मित्र ग्रुप था। अब जो है मित्र ग्रुप जो था, मित्र ग्रुप से अभिप्राय मैंने आपको बताया, मित्र ग्रुप और धुरी राष्ट्र। इंग्लैंड ग्रुप जो है धीरे धीरे विजयश्री को प्राप्त, इनको जो जापान धीरे धीरे पराजय की तरफ जाने लग गया। जर्मनी हथियार डाल चुका था, हिटलर ने आत्महत्या कर दी थी। इटली पहले ही हथियार डाल चुका था। अब रह गया जापान। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा, परमाणु। जब परमाणु बम गिराए गए, आज भी जब जिक्र आता है परमाणु बम होगा, आपने सुना होगा किम जोंग ने कह दिया कि मैं जो ना
किम जोंग का नाम सुना होगा, दक्षिण उत्तर कोरिया वाला, कि मैं बम फेंकूंगा परमाणु। कई बार पाकिस्तान भी कहते हैं। जब भी परमाणु बम का जिक्र आता है तहलका मच जाता है। क्यों? और जिस समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए, उनसे तो आज बेटा 100 टाइम स्ट्रॉन्ग बम आ चुकी है। आपको एक छोटी बात बताऊं, आज भी बच्चे अपन पैदा होते हैं, लाखों व्यक्ति देखते देखते गलास में बदल गए सारे। किसी आंख नहीं आज में, किसी का कान नहीं, किसी को सुनता नहीं है, बीमारियों का ढेर बना हुआ है जापान के अंदर। इसीलिए बात आती है कि जब भी जिक्र आता है परमाणु बम का, हम कहते हैं इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास से सीख ले। आज के जो राष्ट्र है इतिहास से सीख तो लेते हैं, लेकिन सीख नहीं भी ली। तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, इतना घटनाक्रम होता, कई बार युद्ध होने की संभावना आती है, दो तीन शक्तियां एक साइड हो जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर उनको जो है वही याद आता है जापान का घटनाक्रम, और वो शांति वार्ता पा जाए। जापान हार गया और जापान के हारने से साथ ही आत्मसमर्पण किया, और जो है आजाद फौज के पास कुछ था ही नहीं। कहते कि ऐसा बनाता है कि आजाद हिंद फौज खाली बंदूकों से, जिस प्रकार लठ हुआ है, लठों से, पत्थरों से, इनसे लड़ी, कहां तक लड़ी, पूरी सेना को पकड़ लिया और पकड़ के जो है दिल्ली लेके आया। बीच में जो है उनको कलकत्ता के अंदर जेल में रखा गया, उनको दिल्ली लेके आया गया और दिल्ली के अंदर उनके ऊपर मुकदमा चला गया। दिल्ली के ऊपर मुकदमा चलाना, भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि यहां दूसरी बार 1857 की क्रांति के बाद, और ये इस समय आजाद हिंद फौज, बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आखिरी मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के मुकदमे के बाद दूसरी बार भारत का पूरा भारत, उसका ध्यान उस साइड था। मुकदमा चला तो यहाँ 3 लीडर प्रमुख थे। एक तो गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख, कैप्टन सरवाज खान मुसलमान, कैप्टन पी के सहगल हिंदू। ये तीनों के नाम मैंने क्यों आपको बताया कि हिंदू, मुस्लिम और सिख। भाई इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लिए हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, यहाँ के पारसियों ने, सभी ने मिलजुल कर सहयोग किया है। इन सभी के मिलने से ही देश बनता है। जो आज जो एक धार्मिक कट्टरता जो आ रही है ना, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पारसी है, ये हरियाणा से है, ये पंजाब से है, ये कर्नाटक का आ गया, तो ये बातें नहीं है। देश जो है तभी सुंदर बनता है जब हम सारे इकट्ठे हैं। मैं गलत कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, तभी बनता होगा ना। तो सभी लोगों का सहयोग रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। पंडित नेहरू का जिक्र आता है, भोला भाई का जिक्र आता है। इन लोगों ने दोबारा से जो है कोर्ट उतार लिया। किसके लिए? उस मुकदमा लड़ने के लिए, आजाद हिंद फौज का मुकदमा लड़ने के लिए दोबारा से कोर्ट उतार लिया। कहते हैं लेकिन अंग्रेज सरकार का एक रवैया था कि इनको जो है क्या कहते हैं, इन लोगों को जो है सजा दी जाए। मुकदमा 2 बातें हैं। भारतीय कहते हैं कि ये सेना भारत की सेना है, अंग्रेज क्या कहते हैं, ये गद्दार है, ये गद्दार है। और जो भारत के गद्दार है, आजाद हिंद फौज जनमानस की आवाज थी कि ये भारत की सेना है, ये भारतीयों के लिए है। और दूसरी तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस और उनकी ये सेना जो है आम जनता के अंदर एक हीरो बन चुकी थी। लाल किले की तरफ अनगिनत लोगों का ध्यान था। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। इसके बारे में भी कई बार संशय बनता है कि वास्तव में ये मौत हुई
उस समय नहीं हुई। 18 अगस्त की घटना बताते हैं, ताइवान में हुई थी, जापान का एरिया था उसमें। तो इसके बारे में संशय बना हुआ आज भी कि क्या हुआ था, लेकिन हम क्लियर नहीं कह सकते। हालांकि यही मान के चलते हैं कि मौत हो गई। अब इनको सजा दे दी गई, लेकिन वायसराय ने देखा कि देश का माहौल दूसरा है, देश का माहौल दूसरा है, तो वायसराय ने इन्हें अपनी कलम से रिहा कर दिया। जब ये लोग भारत में आए, अपने घरों में आए, तो कहते लोगों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया था। हुकमचंद शर्मा जी के घर में गया था, उनकी जो पत्नी है 94 ईयर की, उनसे बात हुई, परिवार से बात हुई, और कुछ बुजुर्गों से, गांव से बात हुई, सूरज सिंह के परिवार से बात हुई, यहाँ मामचंद के परिवार से बात हुई। सभी का एक ही तकरीबन क्या है कि ये सैनिक बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए लोग। मरा हुआ मान लिया गया लोगों को, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं आपके, इनको मरा हुआ मान लिया गया, लेकिन बाद में आए तो ढोल ढोल नगाड़ों से इन लोगों का स्वागत किया था, करना भी चाहिए था। इसका इफेक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो खत्म हो चुका था, वो राष्ट्रीय आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण भारतीय नेवी ने विद्रोह कर दिया था, और नेवी इंग्लैंड की जान मार दी। सेना ने विद्रोह कर दिया। सेना के अंदर एक बातें चलने लगी, एक गलत कर रही है सरकार। हम आपको आपके हरियाणा थोड़ा हरियाणा की बात जानकारी होनी चाहिए, इतनी जानकारी हो सकता आप लोगों को और भी हो इससे ज्यादा। हरियाणा, जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर आज तक का जो आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है, लगभग जो है 3100 के आसपास सैनिक आजाद हिंद फौज में है अपने। इनमें जो गुड़गांव जो है, गुड़गांव से उसमें 7 जी आया करते, गुड़गांव से 762 व्यक्ति रहे, इनमें से 71 शहीद हो गए। हिसार से 592, इनमें से 51 व्यक्ति शहीद हो गए। जींद रियासत आया करती, उसमें यहाँ 424 और इनमें से 73 व्यक्ति शहीद हुए। करनाल, आप आज जहां बैठे हम, आपका जो गांव है, आपका इसराना तहसील जो है, पानीपत जो है, ये उस समय जो किसका भाग होया करता, करनाल में आया था। करनाल से 124 और यहाँ जो है 5 व्यक्ति शहीद हुए। रोहतक 1009, जिनमें से 124 व्यक्ति शहीद हुए। नारनौल 149 30 व्यक्ति शहीद हुए। अंबाला से 31 व्यक्तियों का जिक्र आता है। फिर भी इतिहास के अंदर अनगिनत हमारे योद्धा जो हैं, जिनके बारे में आज पता नहीं, ये हमारा उचित फर्ज बनता है कि हम जो है उनको जो निकाल के, उनके जो किए गए बलिदान को हम लोगों तक लेके। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ मेरे साथ में कि आपका क्षेत्र का योगदान क्या रहा है हमारा यहाँ का। मैंने आपसे एक बात पूछी स्टार्टिंग में कि भाई यहाँ के फ्रीडम फाइटर कौन थे भाई? आपके जो है लाखू बुआना गांव से, गोवर्धन लाखू बुआना से, ये जाट जाति से थे। अब मैं जाति शब्द यूज करूंगा, साथ में उसके कारण बताऊंगा क्यों किया। ज्ञानी राम इसराना से झिम्मर जाति से थे। मामचंद इसराना से जो है बाडी, खाती भी कह देते हैं, बाडी भी कह देते हैं क्षेत्र में, वहां से थे। मनफूल सिंह कुटर गांव से, ये जोगी जाति से थे। सूरज सिंह चमराड़ा से जाट जाति से थे। हुकमचंद बांध से ये ब्राह्मण। चंद्र सिंह शाहपुर ये जाट जाति से थे। ताराचंद सेरा गांव है यही बतौटा में आपका, ये जंगम जोगी। ज्ञानी आपका कुटर गांव है, कुटर गांव से ये वाल्मीकि थे। ताराचंद श्री कुड़ाराम ये सेरा गांव से ब्राह्मण मतलोडा। दलबीर सिंह ये जो समाड़ का जो है भोड़वाल माजरी है,
वहां से जो गुज्जर थे, दलीप सिंह, सीसूराम, ये जो है सिंह गांव है आपने ये रहा, और जो है ये जाट जाति से थे। दीपचंद मांगेराम, ये बबेल पानीपत में, ये जाट जाति से थे। गंगा सिंह पानीपत से, ये सिख थे। अब मैंने सारों का नाम आपको यहां बता दिया, आपके चित्र दिया, कुछ और भी ज्यादा की लिस्ट में नहीं लेके आया। अब मैंने क्यों बताया, सभी की जाति नाम क्यों लिया है? बेटा जातीय स्वाभिमान हो सकता है, जाति का पता नहीं। जब ये सभी मिले थे, सभी लोग, सभी जातियों के लोग मिले, क्या बना? आजादी की फौज बनी, एक देश बना। राष्ट्रीय आंदोलन में और देश के विकास के लिए हमें जाति की आवश्यकता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं कहा था कि मैं फलानी जाति का हूं, मेरा दियो है। जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा, भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं सिख और मैं अपना पंजाब संभालूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कभी नहीं कहा कि मैं अपनी जाति का हूं। कहा कभी? कहा कभी? तो आज ऐसा क्या हो गया? मेरा इस लेक्चर देने का औचित्य भी सिंपल यही है। अरे आज क्या हो गया, हम सुभाष चंद्र बोस की जो है एक पूरे वर्ष के लिए जयंती मना रहे हैं। इनके विचारों से प्रभावित होने की बात है, प्रभावित होने की बात है कि हम जो है क्या करें। आज आप सभी बैठे हो, विभिन्न जातियों के लोग बैठे, पता नहीं क्या होता है कि थोड़ी देर बाद खाते पीते इकट्ठे हो, पूरा एंजॉय करते। कुछ लोग आते हैं बीच में और जातिवाद का, धर्मवाद का जहर बोल देते हैं। ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद कुछ नहीं है, केवल है तो मानवतावाद। कुछ का नाम मैं और भी आपको बताता हूं। आपके जो नजदीकी गोहाना है सोनीपत, सोनीपत से लगभग जो है 100+ व्यक्ति आजाद हिंद फौज में रहे। हमारे जो आजाद हिंद फौज में हरियाणा से बड़े बड़े अधिकारी रहे। मेजर सूरजमल, मेजर का पद काफी बड़ा होता है। इन्हें जो है सरदार ए जंग का मेडल दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यही उस सेना के प्रमुख थे जिसने मोदी के ऊपर कब्जा किया था। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि मेजर सूरजमल के अधीन जापानी सेना पहला जिसने तो किसी विदेशी सेना का, खासकर जापानी सेना का, उसमें मानितानी सेना थी, जापानी सेना के ऊपर कमांड की हो, जिसके नेतृत्व में सेना लड़ी हो। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे देश भारत से और हमारे हरियाणा से थे। कैप्टन कंवर सिंह धनखड़ झज्जर से, कर्नल रण सिंह, कर्नल स्वरूप यादव झज्जर, छोटूराम वाल्मीकि, कैप्टन फतेह सिंह, मेजर अमीर सिंह, कैप्टन रणपत सिंह, भगवान सिंह, नंदलाल तोसाम, अमर सिंह। ये कुछ व्यक्तियों के नाम है जो सेना में, उस समय की सेना के अंदर एक बड़े बड़े पदों पर रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो सैनिक सिपाही के रूप में, सिपाही की व्यक्ति अहमियत है। अब मैं एक थोड़ा प्रकाश आजाद हिंद फौज के संदर्भ में थोड़ा और डालता हूँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं टॉपिक को विराम। एक बार एक पर्सन आता है, मैं इंटरव्यू लेने गया हूँ कई बार, तो कुछ लोग एक बात कहते हैं, और फलाना तो जी वाल्मीकि था, उसने क्या किया था, फलाना तो जी जोगी था, उसने क्या किया था। अब भी आता है दिमाग में, फलाना तो चमार था जी, उसने क्या किया, फलाना तो जी खाना बनाने वाला था, फलाना ड्राइवर था, उन्होंने क्या किया। सेना जब बनती है, सेना जब बनती है, या कुछ जो एक गांव जो बनता है, सभी के सहयोग से बनता है। अगर सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? यहाँ गंद पड़ा हो, आप बैठ के खाना खा लो, मक्खी भिनक रही है, आप
क्या होगा? बीमारी फैलेगी, क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। तो सफाई कर्मचारी का रोल कितना बड़ा होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा? आर्मी की जो बटालियन है अगर उसके अंदर बीमारी फैल गई तो इतने गोलियों से नहीं मरेंगे, इतने बीमारी से मर जाएगी। एक खाना बनाने वाला है, वो 1000 लोगों का पेट भरने वाला आदमी, अरे भूखे कहां तक लड़ेंगे? 1761 का पानीपत का युद्ध मराठे और किसके अंदर हुआ था? अहमद शाह। मराठों की पराजय का सबसे बड़ा कारण एक रहा था कि अहमद शाह ने उनकी रसद काट दी, भूखे मरना मजबूर हो गए। तो भाई पेट के बगैर कहां तक लड़ेंगे? रोल हुआ। एक ट्रक ड्राइवर है आर्मी के अंदर, अब ट्रक ड्राइवर जो है उसका क्या रोल है? रसद लेके जाएगा और जो है 100 सैनिकों ने बैठा के ले जाएगा, तो रोल क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। एक जूते काटने वाला है, जिसने जूता फट गया, सर्दी का टाइम है, अगला जन तो वहीं नहीं जाएगा। एक जो है दर्जी सिलाई करने वाला है, अगर उसकी ड्रेस फट गई, ठंड में तो वो नहीं मर जाएगा, ठंड में वैसे नहीं मर जाएगा। गोली चलाने वाला और एक सहयोग की एक टीम भावना होती है। अतः जो है मैंने यही उनको कहा था और यही आपको कहता हूं, प्यारे बच्चों, आप जितना अच्छा काम करोगे, कारक गांवों का नाम रोशन होगा, फिर इस राणा का नाम रोशन होगा, हरियाणा का होगा, इंडिया का होगा, और आपके जो है माँ बाप का नाम रोशन होगा। हम भी ये कहेंगे कल को आप कहीं मिलोगे, अच्छे काम करते मिलोगे, मैं वहाँ ये मेरे को कहूँगी, जब मैंने कहा कि भैया तो वहाँ वाली बात क्या कहते, ये मेरे स्टूडेंट हैं, और अगर आप गलत कार्य करोगे तो क्या होगा? आपके घर वाले में करेंगे। तो इतना ही कहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस के दिए गए नारे, उनके दिए गए विचारों से आप जो है स्वयं शिक्षा लें और अपने परिवार में और मित्रों में इनकी शिक्षाओं को फैलाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।